हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्रिया शारीर का पेपर फर्स्ट का क्रिया काल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता है दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ दोष। 3 प्रकार के दोष होते हैं। अच्छा, इन दोषों का क्या होता है कि क्षय होता है यानी कि संचय होता है यानी इकट्ठा होता है, प्रकोप होता है और प्रशमन यानी कि समन होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। और इनका क्षय होता है यानी संचय होता है, प्रकोप होता है और शमन होता है यानी प्रशमन। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? वसहे शिवग्री, क्या बोलते हैं? वसहे और शिवग्री। ठीक है, वसहे में क्या आता है? रुकिए, अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? श और हाँ, ये ट्रिक है। ठीक है, वसहे। दूसरी शिवग्री। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं होती हैं। तो वह से क्या हो जाएगा? वर्षा, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये वसहे हो गया। शिवग्री में क्या आएगा? शिशिर, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो ये टोटल 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं होती हैं। तो इन्हीं का हमें देखना है कब संचय होगा, कब प्रकोप होगा और कब शमन होगा। तो ये रहा चय, ये रहा प्रकोप और ये रहा शमन यानी कि प्रशमन। तो वात का जो है वो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? संचय होता है। वात जो होती है, वात दोष जो होता है, वात का ग्रीष्म ऋतु में संचय होगा, वर्षा ऋतु में प्रकोप होगा और शरद ऋतु में शमन हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम क्या डिफरेंट होता है? पित्त का क्या होता है? वर्षा ऋतु में क्या होगा? संचय होगा, शरद ऋतु में प्रकोप होगा और हेमंत ऋतु में शमन हो जाएगा। ठीक है, कफ का क्या हो जाएगा? कफ का शिशिर ऋतु में संचय होगा, वसंत ऋतु में क्या होगा? प्रकोप और ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा? प्रशमन यानी कि समन हो जाएगा। ठीक है, तो इन हमने अभी वात, पित्त और कफ का किस ऋतु में संचय होता है, किस ऋतु में प्रकोप होता है और किस ऋतु में प्रशमन होता है वो हमने पढ़ लिया आपसे। ठीक है, तो अब आइए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्रिया काल। ठीक है, तो क्रिया काल में क्या है? क्रिया काल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? क्रिया और काल। क्रिया काल 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसे एक हो गया क्रिया, दूसरा हो गया काल। ठीक है, तो क्रिया अर्थात चिकित्सा। क्रिया का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा होता है। क्रिया का अर्थ चिकित्सा होता है। फिर काल अर्थात समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो क्रिया का अर्थ हो जाएगा चिकित्सा और काल का अर्थ क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। इस प्रकार क्रिया काल का अर्थ क्या हुआ? चिकित्सा करने का समय, दोषों को ठीक करने का समय। ठीक है, तो क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा, काल का अर्थ होता है समय। तो इस प्रकार दोनों अगर क्रिया काल दोनों को मिला दिया तो इसका अर्थ क्या होता है? चिकित्सा करने का समय या दोषों को ठीक करने का समय क्या है। ठीक है, तो दोषों को ठीक करने का समय या चिकित्सा करने का समय, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया काल कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में क्या होगा? अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड्स टू टेक एक्शन और प्लान, इम्प्लीमेंट या ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी क्या आचार्य चरक और वाग्भट ने क्रियाकाल के अंतर्गत संचय, प्रकोप, शमन 3, ठीक है, सुश्रुत ने षट क्रियाकाल का वर्णन किया है। आचार्य चरक और वाग्भट ने केवल संचय, प्रकोप और शमन का किया है। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने षट क्रियाकाल का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने षट क्रियाकाल का वर्णन किया है और आचार्य चरक और वाग्भट ने संचय, प्रकोप और शमन केवल 3 का। ठीक है,
तो अब आइए हम लोग आज पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार षट क्रियाकाल का वर्णन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सुश्रुत के अनुसार ही पूछा जाता है मोस्टली जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चन जो है वो दो टाइप्स के आते हैं, एक MCQ आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा SAQ, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर नहीं आता है। तो या तो 5 नंबर में आएगा या तो 1 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार और MCQ के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, लॉन्ग नहीं आता। तो सबसे पहले एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करना होगा, ठीक है। क्या होगा? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम। ध्यान से समझिएगा क्या है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति रोगाणाम स भवेत् भिषक्। आचार्य सुश्रुत के अनुसार फिर से देखेंगे। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वे या व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति रोगाणाम सा भवेद विषक, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो 6 क्रियाकाल बताया, यानी कि षट क्रियाकाल जो बताया वो क्या क्या है? संचय है, प्रकोप है, प्रसर है, ठीक है ना। संचयम च प्रकोपम, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम, तो वही हुआ संचय, प्रकोप और प्रसर। फिर क्या? स्थान संश्रयम, चौथा क्या हो जाएगा? स्थान संश्रयम हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या होगा? चौथा स्थान संश्रयम, पांचवा व्यक्तिम, पांचवा क्या हो जाएगा? व्यक्तिम हो जाएगा, ठीक है, पांचवा व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भेदम चायो वेत्ति रोगाणाम सा भवेत् भिषक्, ठीक है। भेदम, तो लास्ट यानी छठवां क्या हो जाएगा? भेद हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार जो है षट क्रियाकाल होते हैं। कौन कौन से? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, 6 क्रियाकाल होते हैं, ठीक। अब इसका हम लोग मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के हिसाब से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्या है? संचय अवस्था, यानी प्रथम क्रियाकाल। क्या होता है? वात पित्त कफ के जो स्थान हैं उन स्थानों पर ये दोष संचित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वात पित्त और कफ का जो स्थान होता है उन स्थानों पर ये दोष क्या होते हैं? संचित हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। संचय का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना, ठीक है। तो पहले क्या है? वात संचय के लक्षण क्या होते हैं? अब पहले इन संचित दोषों के लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। जो दोष संचित हो रहे हैं इनके लक्षण क्या होते हैं? तो पहले वात संचय के लक्षण देखेंगे। क्या होगा? कोष्ठ में भारीपन होगा, स्तब्ध कोष्ठता होगी और पूर्ण कोष्ठता होगी, ठीक है। 3 चीज़ें होगी। क्या होगा? कोष्ठ में भारीपन, स्तब्ध कोष्ठता और पूर्ण कोष्ठता होगी। और यदि पित्त संचय के लक्षण क्या होंगे भाई? पित्त में क्या होगा? पीताव भासता होगा। क्या होगा? पीताव भासता, मंद उष्णता, या क्या होगा? त्वचा, नख, नेत्र आदि पीले से दिखने लगते हैं, ठीक है। या क्या होता है? पहले क्या होगा? पीताव भासता होगा, मंद उष्णता, उष्मा क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगी, और त्वचा, नख, नेत्र आदि क्या होते हैं? पीले से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। पीले से दिखाई, भाई सीधी सी बात है, अगर पित्त का संचय होगा, पित्त इकट्ठा होगा, पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा? पीताव भासता होगा, मंद उष्मा, उष्मा मंद होगी, ठीक है। त्वचा क्या हो जाएगी? नख और नेत्र क्या हो जाएंगे? पीले दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। ये संचय काल में होता है। अब आइए कफ का संचय काल देखते हैं। कफ के संचय में क्या होगा? अंग गौरव, आलस्य, अग्नि और मंदता। क्या हो जाएगा? अग्नि मंदता हो जाएगी, ठीक है। तो जब कफ का संचय होगा तो क्या होगा? अंग गौरव हो जाएगा, आलस्य आएगी और अग्नि की मंदता हो जाएगी, ठीक है। त्रिदोष संचय होने पर संचय के कारण से द्वेष होता है। सीधी सी बात, कोई भी चीज़ अगर संचय हो रही है, दोष, यदि दोष संचय हो रहे हैं तो क्या होगा? संचय होगा तो क्या होगा? द्वेष उत्पन्न होगा, ठीक है। त्रिदोष संचय होने पर क्या हो जाएगा? द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष क्या होता है? बुरा होता है। तो संचय काल में दोषों को पुनः साम्यावस्था में लाने का प्रथम अवसर होता है। ये जो संचय काल बनाए गए हैं, षट क्रिया काल जो बनाया गया है, इन क्रिया कालों में दोषों को पुनः साम्यावस्था में लाने का क्या होता है? प्रथम अवसर होता है। क्या होता है? ये प्रथम अवसर होता है। अतः यह प्रथम क्रियाकाल है।
ये क्या है? प्रथम क्रियाकाल है। हम लोग क्रियाकाल की बात कर रहे थे, तो इसमें से ये प्रथम क्रियाकाल की बात कर रहे हैं, संचयावस्था। तो संचयावस्था में यदि दोषों को उपचार द्वारा शांत कर दिया जाता है तो दोष प्रकोप आदि अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्या कहा गया है कि संचयावस्था में यदि दोषों को, जब पहला अवस्था क्या होती है? संचयावस्था होती है। अगर इस पहली अवस्था में दोषों को उपचार के द्वारा क्या कर दिया जाए? शांत कर दिया जाता है, तो दोष जो होते हैं उसमें प्रकोप आदि अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि प्रकोप अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर यदि ऐसा नहीं किया गया तो, अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? ये संचित दोष उत्तर अवस्थाओं में क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। ठीक है, ये दोष क्या होते हैं? उत्तरोत्तर यानी संचित अवस्था। देखो, ये अगर नहीं शांत किया तो क्या होगा? दोष क्या हो जाएंगे? उत्तरोत्तर अवस्थाओं में क्या हो जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात, जो दोष बढ़ रहे हैं, जो संचय हो रहे हैं, अगर उनका उपचार नहीं किया गया, उनको शांत नहीं किया गया है, तो क्या होंगे? उत्तरोत्तर स्थान में संचित हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? उत्तरोत्तर बलवान होते चले जाते हैं तथा चिकित्सा कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सीधी सी बात यह है कि अगर पहली अवस्था संचय अवस्था है, अगर संचय अवस्था में दोषों को शांत नहीं किया गया तो क्या होगा? दोष जो है वो उत्तरोत्तर अवस्थाओं में चले जाएंगे और क्या होंगे? उत्तरोत्तर बलवान होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर चिकित्सा कार्य करने में क्या होती है? कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। भाई, कोई भी अगर दोष है, कोई भी डिसीज़ है, कोई भी बीमारी अगर वो बढ़ जाएगी तो उसको शांत करने में, भाई पहले अगर पता चल गया तो हम शांत कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता चला तो क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होंगे? और बलवान होते चले जाएंगे और कठिनाई से सही होंगे। ठीक है, तो आइए, ये पहला क्रियाकाल समाप्त हुआ। अब दूसरा क्रियाकाल यानी कि प्रकोपा अवस्था को देखते हैं। प्रकोपा अवस्था, तो संचया अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से दोष जो अपने स्थानों पर संचित थे उन्मार्गामी हो जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये पहला था संचयावस्था, दूसरा क्या है? प्रकोपावस्था। तो यदि संचया अवस्था में यानी कि पहली अवस्था में, संचया अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से जो दोष थे, अगर उनकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो क्या होता है? अपने स्थानों पर संचित होते हैं। ठीक है, अपने स्थानों पर संचित होते रहेंगे, फिर क्या होगा? उन्मार्गामी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उन्मार्गामी हो जाते हैं। ठीक है, यह चिकित्सा का दूसरा अवसर है। ये हमें चिकित्सा का दूसरा अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें भी यदि चिकित्सा नहीं की गई, इसमें चिकित्सा नहीं की गई तो दोष क्या हो जाएंगे? प्रसरावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें भी यदि चिकित्सा नहीं की गई तो क्या हो जाएगा? दोष प्रसरावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि तीसरी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि तीसरी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि पहले तो हमें दोषों को संचय अवस्था यानी कि पहली अवस्था में शांत करना होगा। यदि उसमें नहीं कर रहे हैं तो दोष क्या हो जाएंगे? प्रकोपावस्था में चले जाएंगे। और यदि हमने प्रकोपावस्था में भी दोषों को शांत नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे? तीसरी अवस्था यानी कि प्रसरावस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो तीसरी अवस्था देखते हैं, प्रसरावस्था क्या होता है? द्वितीय क्रियाकाल में समुचित चिकित्सा न होने से प्रकोपित दोष शरीर के विमार्गों में गमन कर जाते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाकाल में समुचित चिकित्सा न की गई, अगर द्वितीय क्रिया यानी कि प्रकोपावस्था में भी चिकित्सा का समाधान नहीं किया गया तो प्रकोपित दोष जो होते हैं वो विमार्गों यानी कि विमार्गों में क्या करते हैं? गमन कर जाते हैं। ठीक है, विमार्गों में गमन कर जाते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहीं विकार उत्पन्न करते हैं। और क्या करेंगे? जहाँ भी पहुँचेंगे विमार गमन करते हैं और जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ क्या हो जाएगा? विकार उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, जहाँ जाएंगे वहीं पे विकार उत्पन्न करते चले जाएंगे। ठीक है, यह दोषों के विषम होने की तृतीय प्रसरावस्था है। यह क्या है? दोषों के विषम होने की तृतीय यानी कि प्रसरा अवस्था है। ये प्रसरा अवस्था है तीसरी। जिस प्रकार जल के अधिक संचय और अधिक बढ़ने से वह बांध को तोड़कर दूसरे जल से मिलकर सर्वत्र फैल जाता है,
ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, सुना भी है कि जिस प्रकार यदि जल का संचय कहीं हो रहा है और बांध बनाया गया है, अगर जल का संचय बहुत अधिक हो जाता है, जल का संचय अगर बहुत अधिक हो जाता है तो अधिक बढ़ने से क्या होता है, बांध टूट जाता है, यानी कि तोड़कर क्या करते हैं, दूसरे जल से मिल जाता है और सर्वत्र फैल जाता है। दूसरे जल से मिलेगा और सर्वत्र क्या करेगा, फैल जाएगा। इसी प्रकार दोष भी अकेले दो तीनों मिलकर या रक्त को साथ लेकर, ठीक है, क्या बोला गया, इसी प्रकार दोष भी है जो या तो अकेले या तो दो या तो तीन, इन सब तीन क्या करेगा, मिलकर या रक्त को साथ लेकर, या करके, या क्या होगा, रक्त को साथ लेकर 15 प्रकार से, कितने प्रकार से, 15 प्रकार से प्रसारित होता है। ध्यान दीजिएगा, 15 प्रकार से प्रसारित होता है, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग कैसे कैसे। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, ये वात है। पहला क्या है, वात। तो पहला हो गया वात, पी से पित्त, के से कफ, फिर क्या है, रक्त। 4 की बात की गई थी, ठीक है, वात पित्त कफ रक्त। तो वात पित्त कफ रक्त हो जाएगा, या तो वात पित्त होगा या वात कफ होगा या वात रक्त होगा, पित्त कफ होगा, पित्त रक्त होगा, कफ रक्त होगा, या वात पित्त रक्त हो जाएगा, वात कफ रक्त हो सकता है, पित्त कफ रक्त हो सकता है, वात पित्त कफ हो सकता है, वात पित्त कफ रक्त हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार ये 15 प्रकार से क्या होगा, प्रसारित हो सकता है, 15 प्रकार से प्रसारित होता है। तो प्रसरित दोषों के लक्षण क्या होते हैं, प्रसरित जो दोष होते हैं उनके लक्षण क्या होंगे, यदि वात होगा, यदि पित्त होगा, यदि कफ होगा। तो वात होगा तो क्या हो जाएगा, विमार गमन होगा और आटोप होगा। क्या क्या होगा, विमार गमन होगा और आटोप होगा। और यदि पित्त होगा तो पित्त तो ओस चोस परिदाह धूमायन, ये होता है, ठीक है। क्या क्या होगा, ओस होगा, चोस होगा, परिदाह होगा, धूमायन, उनको याद करते चलिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यदि कफ है तो आरोचक हो जाएगा, अविपाक हो जाएगा, अंगसाद हो जाएगा या छर्दी हो जाएगी, ठीक है, छर्दी हो जाएगी। क्लियर, आरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी हो सकती है, ठीक। तो यह चिकित्सा का तृतीय अवसर है। इसमें चिकित्सा नहीं की गई तो दोष स्थान संश्रय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहली अवस्था हमारी क्या थी, संचय अवस्था, दूसरी प्रकोपावस्था, तीसरी क्या थी, तीसरी अवस्था क्या थी भाई, प्रसरावस्था। याद रखिए तीसरी अवस्था क्या थी, प्रसरावस्था। तो यदि हमने चिकित्सा, ये हमें चिकित्सा का अवसर प्राप्त हुआ, तीसरा अवसर प्राप्त हुआ था, अगर इसमें भी हमने चिकित्सा नहीं की तो क्या होगा, दोष स्थान संश्रय यानी कि चौथी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि स्थान संश्रय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा दोष, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चौथी अवस्था यानी कि स्थान संश्रय अवस्था, यानी कि चतुर्थ काल पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा के अभाव में प्रकोपित दोष प्रसरण के बाद जिस स्थान पर स्थित हो जाते हैं वहाँ पर विकार या रोग होना प्रारंभ हो जाता है। मौका मिला, 3 बार मौका मिला, अगर हमने उसमें चिकित्सा नहीं की तो क्या होगा, स्थान संश्रय अवस्था में प्रवेश कर जाएगा दोष। और चिकित्सा के अभाव में प्रकोपित दोष जो होता है वो प्रसरण के बाद क्या करेगा, जिस स्थान पर स्थित होगा, जिस स्थान पर स्थित हो जाएगा वहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा, विकार उत्पन्न करेगा, वहाँ पर रोग उत्पन्न कर देगा, ठीक है। वहीं से रोग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में भविष्य में होने वाली व्याधि के पूर्व रूप प्रकट हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी व्याधि होने वाली या कोई भी डिसीज होने वाली है तो उसका पूर्व रूप प्रकट हो जाता है, उसका पूर्व रूप क्या होता है, प्रकट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रकोपित हुए दोष भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित होकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जो दोष प्रकोपित हुआ है तो वो भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित होकर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक। जैसे कुछ रोगों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे उदर में क्या होगा, उदर यानी कि पेट में क्या होगा, गुल्म हो सकता है, विदृधि हो सकती है, मंद अग्नि हो सकती है, अनाह हो सकता है, विसूचिका यानी कि सूची की तरह पीड़ा हो सकती है, अतिसार यानी कि डायरिया हो सकता है, ठीक है। क्या क्या होगा उदर में,
गुल्म हो सकता है, विद्रधि हो सकती है, मंद अग्नि हो सकती है, अनाह हो सकता है, विसूचिका हो सकता है और अतिसार यानी कि डायरिया हो सकता है। और फिर वस्ती में देखते हैं, वस्ती में क्या हो सकता है, प्रमेह, अस्मरी यानी कि स्टोन हो सकता है, मूत्राघात, यूरिन रुक रुक के आना, यूरिन में आघात होगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अन्य मूत्र दोष हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, प्रमेह हो सकता है, अस्मरी, मूत्राघात, अन्य मूत्र दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे वृषण में क्या होगा, वात पित्त कफ रक्त मेद मूत्र आंत्र में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि वृषण में प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, वात पित्त कफ रक्त मेद मूत्र आंत्र में वृद्धि हो जाएगी। आंत्र क्या होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। शिश्न, शिश्न क्या होता है, पेनिस। यदि शिश्न में क्या होगा तो क्या होगा, दोष उत्पन्न होगा तो क्या होगा, निरुद्ध प्रकरा, ठीक है, निरुद्ध उपदंश सुग दोष, क्या हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक, इसको कट कर दीजिए। क्या होगा, उपदंश हो जाएगा, सुग दोष होता है, सुग दोष नहीं था, शुक्र दोष होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए, शुक्र दोष होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, गुदा। यदि गुदा में होगा तो क्या होगा, भगंदर हो सकता है, अर्श हो सकता है, ठीक है। भगंदर यानी क्या होता है, फिस्चुला, अर्श या पाइल्स हो सकता है, ठीक है, फिस्चुला या पाइल्स हो सकता है। अगर ऊर्ज तुरंत में हुआ तो ऊर्ध्वज रोग होंगे, क्या होंगे, ऊर्ध्वज रोग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे त्वचा मांस शोणित, क्षुद्र रोग, कुष्ठ रोग, विसर्प होता है, ठीक है। मेद में होगा तो क्या होगा, ग्रंथि, अपची, अर्बुद यानी ट्यूमर, गलगंड हो सकता है। क्या क्या होगा मेद में, मेद में दोष उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ग्रंथि होगी, अपची हो जाएगी, अर्बुद ट्यूमर हो सकता है, गलगंड हो सकता है, ठीक है। और यदि अस्थि में होगा तो विद्रधि हो सकती है। अस्थि में क्या होगा, विद्रधि। तो ये कुछ रोग बताए गए, इनको याद करने होंगे, ठीक है। पैर में अगर हुआ तो क्या होगा, स्लीपद हो सकता है, वात रक्त हो सकता है, वात कंटक हो सकता है। स्लीपद क्या होता है, फाइलेरिया, ठीक है। तो स्लीपद हो सकता है, वात रक्त हो सकता है और वात कंटक हो सकता है। अगर समस्त शरीर में हो गया दोस्त तो क्या हो जाएगा, समस्त शरीरगत रोग उत्पन्न होंगे या ज्वर होगा, ठीक है। ज्वर होगा या तो समस्त शरीरगत रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक। तो रोगों के पूर्व रूप का यह समय चतुर्थ क्रियाकाल होता है, इसको रट लीजिए। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्या, कि रोगों का पूर्व रूप काल कौन सा होता है, जहाँ भी पूर्व रूप दिखाई देने लगते हैं तो क्या बोलना होगा, चतुर्थ क्रियाकाल होता है, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकाल में पूर्व रूप दिखाई देने लगते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ता अवस्था यानी पंचम क्रियाकाल। व्यक्ता से ही समझ में आ रहा कि व्यक्त होना, दिखाई देना, व्यक्तावस्था। तो स्थान संश्रयावस्था में व्याधियों के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्थान संश्रय काल में क्या होता है, व्याधियों के पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। उस समय भी चिकित्सा का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। संश्रयावस्था में भी क्या होता है, चिकित्सा का अवसर प्राप्त होता है। यदि इस पूर्व रूप के प्रकट होते ही इनका शमन नहीं किया जाता है तो यदि जो दोष हुआ है उसके पूर्व रूप प्रकट होने पर, पूर्व रूप प्रकट होते ही इनका शमन नहीं किया जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्या होगा, तो रोग अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। भाई अगर फिर भी हमने चिकित्सा नहीं की तो क्या होगा, रोग अपने रूप में क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे रोग। फिर क्या होगा, यह पांचवी रोग की अवस्था यानी व्यक्तावस्था कहलाती है, ठीक है। जब रोग प्रकट हो जाते हैं तो ये पांचवी रोग की अवस्था यानी व्यक्तावस्था कहलाती है, ठीक है, व्यक्तावस्था कहलाती है। होगा क्या, सोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि आदि तथा ज्वर, अतिसार आदि रोगों के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि आदि रोग, ज्वर, अतिसार आदि रोगों के लक्षण क्या होंगे, स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्त होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, ठीक। या व्यक्तावस्था चिकित्सा करने का पांचवा अवसर होता है। ये जो व्यक्तावस्था होती है ये चिकित्सा करने का पांचवा अवसर प्राप्त होता है।
पांचवा अवसर प्राप्त होगा। इस समय व्याधि पूर्णतः प्रकट हो जाती है। इस समय क्या होता है, व्याधि जो होती है पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है, एकदम सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगी, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। ठीक, अतः व्याधियों के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। और जब व्याधि प्रकट ही हो गई है तो क्या होगा, व्याधियों के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। क्या किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। व्याधि के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसी के अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे पांचों क्रियाकाल खत्म हुए। अब ये लास्ट यानी कि छठवां क्रियाकाल हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। तो क्या है ये, भेदावस्था। क्या है, भेदावस्था छठवीं क्रियाकाल है। तो व्याधियों के स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाने पर भी चिकित्सा के अभाव में अन्य उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बोले आचार्य ने, व्याधियों के स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाने पर भी चिकित्सा के अभाव में, भाई अगर व्याधि स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है उसके बाद भी अगर चिकित्सा नहीं की जा रही है, यानी चिकित्सा के अभाव में क्या होगा, अन्य उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। चिकित्सा नहीं की जाएगी तो क्या हो जाएगा, और व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो व्याधि चिरकारी हो जाती है। क्या हो जाती है, याद रखिएगा, व्याधि क्या होती है, चिरकारी हो जाती है, यानी ना सही होने वाली होती है। ठीक है, या चिकित्सा का अंतिम अवसर होता है। या चिकित्सा का क्या होता है, अंतिम अवसर होता है। मतलब चिरकारी बहुत मुश्किल से सही होने वाली होती है। ठीक है, बहुत सीवियर हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है। ठीक, इस समय चिकित्सा न करने पर रोग असाध्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस समय भी अगर चिकित्सा नहीं की गई तो रोग क्या हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे, रोग असाध्य हो जाएंगे। इसमें शोथ आदि विदीर्ण होकर व्रण बन जाते हैं। शोथ आदि होकर क्या हो जाएंगे, व्रण बन जाएंगे, यानी कि घाव बन जाएंगे। क्या बनेंगे, घाव बन जाएंगे। तथा ज्वर आदि रोग दीर्घकाल अनुबंधी हो जाते हैं। ज्वर जो होता है वो क्या होते हैं, दीर्घकाल अनुबंधी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्रियाकाल को समझाया गया था कि किस क्रियाकाल में क्या होता है और हमें चिकित्सा नहीं करने पर क्या होगा। तो इस प्रकार ये 6 क्रियाकाल समझाए गए हैं। तो इसी के हिसाब से हमें अगर पता चल जा रहा है तो हमें पहली क्रियाकाल में चिकित्सा करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दूसरी क्रियाकाल में, वो भी नहीं हो पा रहा तो तीसरी क्रियाकाल में तो कर ही लेना चाहिए। तब भी नहीं हो रहा तो छठवीं, चौथी, पाँचवीं, फिर छठवीं, ये लास्ट है भैया। अगर इसमें भी आपने नहीं किया चिकित्सा, या इसमें चिकित्सा नहीं की गई तो क्या हो जाएगा, रोग क्या हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्रियाकाल बनाए गए हैं। अब क्या है, क्रियाकाल का महत्व देख लेते हैं। क्रियाकाल का महत्व क्या है, जो क्रियाकाल बनाया गया है इसका महत्व क्या है। तो संचये अपरहता दोषा लभन्ते न उत्तरा गतिः ते तोत्तराशु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। फिर से देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, संचय अपहर्ता दोषा लभन्ते न उत्तरा गतिः ते तूत्तराशु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोल रहे हैं आचार्य, क्रियाकाल का ज्ञान रोग के निदान हेतु ही नहीं अपितु चिकित्सा, आहार, औषध मात्रा एवं काल निर्धारण तथा श्राद्ध असलता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं कि क्रियाकाल का जो ज्ञान है वो केवल रोगों के लिए नहीं होता है, रोगों के निदान के लिए नहीं होता है, अपितु चिकित्सा, आहार, औषध मात्रा, काल निर्धारण तथा श्राद्ध असाध्यता के लिए भी उतना ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्रियाकाल के ज्ञान से ही रोग का शीघ्र निदान एवं यथा समय चिकित्सा की जा सकती है। क्रियाकाल जो बताया गया है, तो क्रियाकाल का अगर ज्ञान है तो क्या हो जाएगा, सही समय पर शीघ्र निदान, तुरंत कारण पता चल जाएगा, और क्या होगा, सही समय पर क्या हो जाएगी, चिकित्सा की जा सकती है। और सही समय पर अगर चिकित्सा हो गई तो व्याधि से छुटकारा मिल जाएगा, रोगी का रोग खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्रियाकाल का ज्ञान होना आवश्यक है। फलता उसी काल में उचित उपायों द्वारा व्याधि के प्रसरण को रोका जा सकता है। वही मैंने बताया अभी आपको, अगर पता चल गया है हमें क्रियाकाल के बारे में, नॉलेज है, ज्ञान है हमें, तो अगर सही समय पे पता चल गया तो हमें उस व्याधि का उपचार करना होगा। ठीक है,
अगर उपचार नहीं किया तो फिर उसका प्रसारण हो जाएगा, फैल जाएगा हर जगह, और उपचार कर दिया तो उसके प्रसरण को रोका जा सकता है। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित क्रियाकाल रोग के विकास की समग्र प्रक्रिया या विविध अवस्थाओं को दर्शाता है। इस प्रकार क्या होता है, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित क्रियाकाल जो है रोग के विकास की समग्र प्रक्रिया, रोग का जो विकास हो रहा है, रोग का जो बढ़ रहा है, उसकी क्या होती है, विविध अवस्थाओं को दर्शाता है क्रियाकाल। ठीक है, विविध अवस्थाओं को दर्शाता है, जो कि रोग ज्ञान एवं चिकित्सा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जो कि क्या होता है, रोग का ज्ञान चिकित्सा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आया समझ में? इस प्रकार ये षट क्रियाकाल समाप्त होता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, याद करिए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, इसके बाहर से नहीं आने वाला है। नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहीं पे लेक्चर फिनिश करते हैं। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेक्चर जो है वो कंटिन्यू मिलते रहें, आगे जो लेक्चर आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें और आप तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक, आइए फिनिश करते हैं। थैंक यू।